जी, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा बेटा। वालेकुम सलाम मैम। बेटा आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पहले आप पूछ लें, फिर मैं आपको रिवाइज स्टार्ट करती हूँ। जहाँ से आपको होगी वहाँ से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। जी मैंने बेटे। आपसे एक चीज पूछनी हाँ मैंने चलो, आपसे एक चीज पूछनी आप शेयर स्क्रीन की मैं अलाउ करती हूँ आपको। आप पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। चलो करो। मैम शो हो रही है बुक? जी जी हो रही है बेटा, नजर आ रही है सबको। किस टॉपिक पे जाना है आपने? मैम ये एग्जांपल की थी मैम, इसके अंदर जो हमारी हाइट और वेट है मैम, जो मैंने किया ना पहले, मैंने हाइट को मैम मैंने डिपेंडेंट में डाला, मैंने वेट को मैंने इंडिपेंडेंट में डाला, तो आंसर नहीं आया। मैंने वेट को डिपेंडेंट में डाला और हाइट को मैंने इंडिपेंडेंट में डाला, फिर आंसर आया। तो मैम ये ऐसा क्यों? हमें तो पहले वेरिएबल डिपेंडेंट में डालना चाहिए। नहीं नहीं, पहले नहीं डालना चाहिए। उन्होंने किसको लिया हुआ था? मैम क्वेश्चन में तो ऐसा कोई गिवन नहीं था कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। अच्छा देखें। एक्स और वाई गिवन है। नहीं तो मैम नहीं, वाई का नीचे मतलब नीचे वाली लाइन डिपेंडेंट। पढ़े जरा। ये पढ़े टेस्ट, यहाँ से पढ़े जरा ऊंची आवाज में। The hypothesis that the population regression coefficient is height and weight are independent. नहीं नहीं, दैट इज हाइट कोफिशिएंट ऑफ, आगे से थोड़ा मिस प्रिंट हुआ हुआ है ना, ठीक है। Yes, ma'am. Beta हाइट, हाँ। and alpha. नहीं, क्या लिखा हुआ है? बीटा एंड अल्फा। And beta alpha. Yes, ma'am. अच्छा। नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ और लिखा होगा। बीटा के साथ ना उसके सब्सक्रिप्ट को लिखे होंगे। मैं इसको जरा बड़ा करो थोड़ा। नहीं नजर आ रहा। एनीवेज, अभी आप देखो, वापस निचली लाइन में आओ, सेकंड लाइन पे। दैट इज हाइट एंड वेट आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, यूज अल्फा 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, आपने क्या किया? पहले किसको रखा आपने? हाँ बेटा, आपने हाइट को एक्स को इंडिपेंडेंट रखा, ठीक है, और वेट को डिपेंडेंट। कहाँ चली गई हैं? मैम मैंने ना हाइट को, जी मैम, मैंने हाइट को डिपेंडेंट रखा, वेट को इंडिपेंडेंट रखा। जैसे अच्छा पिछले सुनो क्वेश्चन में मैम सुनो हमने सुनो, ऐसे नहीं करते। आप मुझे बताओ कि एक्चुअल लाइफ में हाइट वेट पे डिपेंड कर रही है या वेट हाइट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, मैंने ऐसे किया, मैंने फिर ऐसे किया। मैंने कहा कि अगर वेट ज्यादा होगा तो हाइट पे डिपेंड कर रहा होगा, वो नहीं हाइट देखो, ज्यादा होगी तो वेट भी अगर ज्यादा होगा। एक छोटे कद की बच्ची है और बहुत ही मोटी है तो डिपेंड नहीं कर रहा ना। अलबत्ता जिसकी हाइट ज्यादा, आपको ये पता है बॉडी में सबसे ज्यादा वेट किसका होता है? बोन्स का। हाइट ज्यादा होगी, चाहे वो इतना स्किनी बंदा क्यों ना हो, उसका वेट और डेफिनेटली ज्यादा होगा, ठीक है। तो Yes, मैम। हाँ, तो हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन अभी आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये कुछ और कह रहा था। हमने अगर इसको, मैंने सिर्फ ये लिखा होता ना, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, और ये डेटा दिया होता है, सिंगल ये लाइन लिखी होती है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन फुल स्टॉप, और ये डेटा दिया होता।
तो आपने सोचना ये था कि इनमें से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन कौन से हो सकते हैं। क्या हाइट पर कोई कंट्रोल है किसी का? नहीं। इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेट पे कंट्रोल है, ऑब्वियसली हाइट बढ़ती है वेट ज्यादा हो जाता है, हाइट कम होती है वेट कम होता है। तो वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने लॉजिक सोचनी है कि लॉजिकली इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, which one should be dependent variable and other one is independent. यस मैम, मैंने फिर बाद प्रॉपर में ऐसे सिलेक्ट कर किया। लेना। वो तो रिवर्स आपने चेक कर लिया ना आंसर से, लेकिन असल में तो लॉजिकली आपने चेक करना था, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। अच्छा, अब आपने इसको इस तरह कर लिया कि नहीं किया? मैंने इस तरह इसको कर लिया था। अच्छा, दूसरा हिंट इसमें क्या है? दूसरा हिंट ये है कि अब किसी की हाइट है 60, ठीक है ना, तो वेट उसका 110 भी हो सकता है, और 60 हाइट के साथ 135 भी हो सकता है, और 60 हाइट के साथ 120 भी हो सकता है। इसका मतलब है हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेट जो है वो कुछ भी इनमें से हो सकता है। 3 मुख्तलिफ लोगों का डिफरेंट था, तो वो डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर, इसलिए डिफरेंट था। ठीक है, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, ठीक है हाइट मैम। को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और इसको फिर कर लेंगे। अभी तो इसका क्वेश्चन था टेस्टिंग का, तो एनीवेज वो टेस्टिंग का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि जब आप फिटिंग करते हो तो उसी के अंदर बीटा को भी टेस्ट कर लेते हो। और कोई क्वेश्चन जो पूछना हो आपने, निकाल लो। मैम एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछिए। मैम पेपर में शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे? बेसिकली पेपर के ना 2 पोर्शंस हैं। एक मैंने बनाया है जिस तरह क्विज हुआ है ना आपका, उस तरह से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जी। एमसीक्यूज 10 मार्क्स मैंने एमसीक्यूज के रखे, ताकि एटलीस्ट आपके टोटल 65 का पेपर है ना, 55 कितना है, 10 T1 के, 10 T2 के, और 10 आपके उसके टेस्ट और क्विज और असाइनमेंट के। 30 ये हो गए, 5 आपके उसके हैं अटेंडेंस के, 35। तो बाकी 65 बचे ना। यस मैम। हाँ, ये जो 65 है इसमें से 10 मैंने रख दिया आपके ऑब्जेक्टिव के, और 55 आपके हैं सब्जेक्टिव के। ठीक है, बाकी पेपर्स में क्या आपका वो है पैटर्न, डीएलडी में कैसा पैटर्न है? मैम डीएलडी की मैम ने अभी तक कोई पैटर्न नहीं बताया हुआ। अच्छा, और किसी का पैटर्न मुझे बताएं जो मैम नॉन प्रैक्टिकल कैलकुलस बता सब्जेक्ट दो। हो। हाँ जी, किसी का बता दो, मैम चले कैलकुलस बता दो। कैलकुलस का बता मैम दो। मैथमेटिक्स, मैम कैलकुलस का इस तरह हुआ कि मैम ने ना हम लोग के 15 मार्क्स के एमसीक्यूज रखे, 20 मार्क्स के मैम ने हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस रखे, और बाकी जो मार्क्स है ना मैम उनके लॉन्ग क्वेश्चंस रखती है मैम ने। ठीक है, 15 और 20 के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक कर दिया। आपका यहाँ भी ऐसे ही होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस हर क्वेश्चन का पार्ट होंगे, तकरीबन 20 के ही बनेंगे। और 10 का ऑब्जेक्टिव रखा, चले मैं भी इसको 15 ही कर देती हूँ, अभी मैं बना ही रही थी आज, कल मैंने बना लिया 10 का, 5 और डालती हूँ, 15 सेम पैटर्न कर लेते हैं। 15 के वो हो गए, 20 के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस वो तो मैंने डालने थे, तो 35 हो गए, तो पीछे 30 बच गए। यस मैम। उस 30 के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस क्या होंगे? जो एसपीएसएस में करने होंगे आपको। ठीक और है, मैम जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे? वो डेफिनेशंस। ठीक है, डिफाइन व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज मेंट बाय कोरिलेशन, ऐसे कुछ हो सकता है, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। अच्छा मैम, अब ये ना क्वेश्चन है 18.31, मैम इसके अंदर ये डिपेंडेंट का क्वेश्चन है, मैम इसके बिल्कुल अंदर रेडियल बिल्कुल, टायर्स। देखो डिपेंडेंट का इसलिए है, उन्होंने कहा गाड़ी सेम है, ड्राइवर सेम है, ठीक है, और शायद रोड भी सेम है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस भी सेम है, यानी अगर उसने रोड सेम का मतलब है कि एक ही डिपार्चर डेस्टिनेशन एक ही है दोनों तरफ, दोनों दफा। ठीक है, ओरिजिन भी एक ही है, वही रोड है, वही गाड़ी है, वही ड्राइवर है, 3 चीजें आइडेंटिकल हो गई। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है तो टायर्स की टाइप।
मैंने आपको पहले भी कहा था डिपेंडेंट का केस कब होता है, जबकि आपके पास ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे अगर हम बंदों की बात करें तो उन्हीं बंदों को हमने पहले उनका कोई मेजरमेंट ले ली और फिर कोई डाइट प्लान देके फिर हमने उनकी मेजरमेंट ले ली। वेस्ट मेजरमेंट फॉर एग्जांपल, बिफोर डाइट प्लान वेस्ट मेजरमेंट इज दिस वन, आफ्टर डाइट प्लान वेट मेजरमेंट ऑफ द सेम पर्सन्स, वही लोग होंगे। ठीक है। अगर किसी ने मेडिसिन को चूज अप्लाई कराया है तो मेडिसिन से पहले किसी का टेम्परेचर और बुखार है या कुछ भी है, और मेडिसिन के बाद उन्हीं का ही टेम्परेचर, ये नहीं कि कोई और पेशेंट्स पकड़ लेने हैं, पेशेंट्स वही होने चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो वो डिपेंडेंट का क्वेश्चन होगा, क्योंकि अगली ऑब्जर्वेशन पिछली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल उस तरह से यहाँ पर भी कार की परफॉर्मेंस, अगर कार आपकी बहुत अच्छे मॉडल की है और ड्राइवर बड़ा अच्छा आपका वो है, एफिशिएंट ड्राइवर है, उसकी फ्यूल का कंट्रोल बड़ा अच्छा है और रोड के ऊपर खड्डे नहीं है, बड़ी स्मूथ रोड है, तो इसका मतलब है जो फर्क आ रहा है अगर फ्यूल कंजम्पशन में, तो किसकी वजह से आ रहा है? उनकी टायर्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि ड्राइवर भी वही है। पहले हमने रेडियल टायर लगाए तो वही ड्राइवर था, बेल्टेड टायर लगाए तो भी वही ड्राइवर था। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पे अगर फर्क पड़ रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है, तो टायरों को चेंज करने से फर्क पड़ रहा है। तो ये भी डिपेंडेंट का क्वेश्चन होगा जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसके ऊपर अप्लाई की जा रही है चीज, वो सेम हो, पर्सन सेम हो, यानी सब्जेक्ट सेम हो, पेशेंट सेम है, बंदे सेम है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अगर कोई एनिमल्स के ऊपर कोई ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं मैम या उनको स्टूडेंट को कुछ, ऐड कर लें। हाँ जी, निम्रा मौजूद है। निम्रा अमीन भी मैं इसको ऐड करती हूँ। निम्रा अमीन ने तो यहाँ से स्विच ओवर कर लिया और उससे जाके वहां ज्वाइन कर लिया है। निम्रा जा ज्वाइन कर ले, फिर मैं से बात करती हूँ। मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें रेडियल डाइट्स हैं और बेल्टेड डाइट्स हैं। मैम उसमें जो हम लोग डालेंगे इसका डेटा डालेंगे, जैसे मैम ये लोग क्वेश्चन था, इसमें उन्होंने फूड ए और फूड बी कहा हुआ था और उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ था फूड बी इज बेटर देन फूड ए। तो मैंने फूड बी को पहले डाला और फूड ए को बाद में डाला, आंसर आ गया। मैम इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि रेडियल टायर्स आर बेटर फ्यूल इकोनॉमी देन दोस इक्विप्ड विद बेल्टेड टायर्स। तो मैम इसमें भी हम लोग पहले बेल्टेड टायर्स वो रेडियल टायर्स डालेंगे फिर बेल्टेड टायर्स डालेंगे, क्योंकि जो रेडियल है वो बेटर है बेल्टेड से। अच्छा, अगर क्योंकि वो मैम पिछले आंसर नहीं आ पिछले रहा। वाले क्वेश्चन में आपने जो पहले डाला था वो कौन सा था? बेटर वाला ना, यानी फूड जिसकी एवरेज ज्यादा आ रही थी। फूड बी। पहले, हाँ, तो आपका आंसर ठीक आ गया ना? तो यस मैम। हाँ, और आपने डिपेंडेंट का पेड वाला सिलेक्ट किया था ना, एनालिसिस? यस मैम मैंने ना इसका डेटा डाला हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, मैं रेडियल टाइल्स वाले देख और लेते बेल्टेड हैं। टाइल्स वाले। अच्छा, मैं इसमें क्या लिखा हुआ है? इसका डेटा। At 0.025 level of significance, can we conclude that the equipped with radial tires give better fuel? तो radial tires आपने पहले डाले यस मैम। तो ठीक नहीं आया रिजल्ट। नो मैम, फिर मैंने देखा कि 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, हाँ, जैसे पिछली बार हमारे पास, तो उसको मैंने चेंज 100 में करना से था। 0.025 नहीं में नहीं नहीं चेंज नहीं कर नहीं, दिया। हाँ वहां पे चेंज कर दिया ना, 0.975 आ गया 99। होगा, यस मैम। तो ठीक नहीं लेकिन आया मैम फिर भी रिजल्ट। आंसर है। नहीं मैम, मैं वो दिखाती हूँ अब देखिए आप। ठीक है, ये नजर आ रहा है हमें। ये 4.2 था, ये उसका था रेडियल टायर्स का। सबू नजर ये आ देखिए रहा है मैम। आप? हाँ ठीक है, करें एनालाइज कंपेयर मीन्स, ठीक है, पेयर, ठीक है, ठीक हो गया। मैम 0.025 था ना, हम्म, तो मैम उसमें से हमने 100 में से माइनस किया तो 99 लिख दूं मैम? नहीं नहीं, 9.975 लिखें। पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था जिसको आपने रब किया है? मैम 95 लिखा हुआ था वो।
सिर्फ Point नहीं था 95 ना, उसमें। तो बस इसका भी पॉइंट निकालें, Yes, ma'am. 97.5 लिखें, 97.5 क्योंकि परसेंटेज साथ दीजिए ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आपने पता है क्या, क्या? इसके आंसर से कंपेयर नहीं करना। आउटपुट आपने ना शेयर, इसको अनशेयर करके ना उसको शेयर करो जहां पे आपकी आउटपुट नजर आ रही है। हमें आउटपुट नजर नहीं आ रही, आपको नजर आ रही है ना? आप इसको अनशेयर करके ना दोबारा उस पे जाके ना क्लिक करो जो शेयर करना है अपने आउटपुट को, फिर नजर आएगी। हाँ ठीक है, अब शो हो रही? हाँ अब हो रही है। अब आपका कौन सा रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आ रहा? मैं बुक से मेरे मोबाइल में मैम आउटपुट पे वहां से देख के आती हूँ, 2 मिनट रही। निमरा अमीन, आप जरा अपना माइक ओपन करें। जी मैम। हाँ निमरा, आपने, वालेकुम सलाम, कुपर रोड कॉलेज ज्वाइन कर लिया ना? मैम मैंने ट्राई तो किया बट नहीं हुआ। नहीं हो, कैसे पता नहीं हुआ? मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हो गया, उनकी प्रिंसिपल ने कर दिया आपका एडमिशन। मुझे कोई एतराज नहीं, आप मेरी क्लास लेते रहो, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे आपको कह रही हूँ कि आपका वहां पर हो गया है एडमिशन, ठीक है? आपने वहां भी लेनी है क्लासेस, वहां भी ले लो। किसी ने कुछ नहीं अभी। अच्छा, आप पता कर लेना वहां जाके, क्योंकि मैम, मुझे बताया फाइनल नहीं। एग्जाम पता करें आपका वहीं पे होगा, क्योंकि फाइनल का पेपर ना मैं नहीं चेक करूंगी, मतलब मेरा रिजल्ट कंसिडर नहीं होगा ना, वही चेक करेंगे। आपको वहां पे पेपर देना है फाइनल का अपना, इस चीज को आप इंश्योर कर लो। और अगर आपने यहाँ देना है तो फिर आप अपनी हेड से बात करो, जो आपकी डॉक्टर साइमा हेड है, वो मुझसे बात करेंगी, तो फिर मैं आपका पेपर लूंगी। अदरवाइज आपने जो इनिशिएट कर लिया ना प्रोसेस अपना वहाँ शिफ्टिंग का, वो मुझे पता चल गया है, मैंने आपके रिजल्ट सारे सबमिट करा दिए हैं वहां पर कुपर रोड कॉलेज में। और आपका वहां पे, आपको मैम साइमा ने बताया? हाँ आप मुझे देखे ना, उन्होंने मुझसे रिजल्ट्स मांगे ना, तो इसका मतलब है वो कुपर रोड कॉलेज की प्रिंसिपल ने रिजल्ट्स मांगे हैं आपके, तो आपका एडमिशन वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो तभी मांगे हैं ना। जी जी। जब हमने आपके रिजल्ट जमा करा दिए, अब तक जितने भी एग्जाम्स, जितने भी टेस्ट पेपर असाइनमेंट हुए हैं में, तो फिर फर्दर फाइनल के लिए तो आपको एलिजिबल वहीं पे ही हो, आप वहीं पे देना पड़ेगा आपको। ये डॉक्टर साइमा से पूछ लें आपका मैम रिजल्ट जो है ना। हाँ हाँ, बोले बोले। कंट्रोलर के सिग्नेचर्स नहीं हुए ना। जो भी है, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, पेपर मेरे पास ना देना, पेपर वहां देना, मेरे पास देने का फायदा नहीं होना, इस चीज को कंफर्म कर लो, ठीक है? आप अपने नहीं मैम, वो कंफर्म हो चुका है, मैंने पेपर से ही कट देने। कहाँ देने हैं? यही है एलसी में। नहीं, अगर यहीं देने हैं तो फिर आपकी हेड मुझे बताएं, क्योंकि जी मुझे मैं उन्होंने, उनसे बात हाँ करूंगी। हाँ ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी बेटा, ये रिजल्ट है आपका, वहां पे क्या रिजल्ट आया हुआ है जो बुक में है? टी का आंसर 2.48 मैम, 2.48 आ रहे हैं। अच्छा, और मैम यहाँ जो आंसर आ रहे हैं ना, वो मैम ये आ रहे हैं। 0.976 है ना? यस मैम, -0.976। हाँ, अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं वहां पर कंक्लूजन क्या निकल रहा है, रिजेक्ट का कि एक्सेप्ट का? मैम वहाँ रिजेक्ट का निकल रहा है। अच्छा, और ठीक है, अब रिजेक्ट के साथ पूरा स्टेटमेंट भी बताएं ना कि क्या उन्होंने कहा, कि कौन से किससे बेहतर है, क्या स्टेटमेंट कहा कि ये रिजेक्ट हो रही है? मैम लिखा हुआ है रिजेक्ट H नॉट कार्स इक्विप्ड विद रेडियल टायर्स आर बेटर इन फ्यूल इकोनॉमी। आर बेटर इन, ठीक है ना, ठीक है ना, यही बात है ना। अब आपका भी यही कंक्लूजन निकल रहा है, देखें आपका कंक्लूजन ये किस तरह से निकल रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पर क्लास में? मैम मैं बताऊं, 0.350 मैम बढ़ा है 0.05 से, हाँ जी, 0.025 से, जी तो इसलिए रिजेक्ट करेंगे। हाँ, और हम रिजेक्ट क्या करेंगे?
रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको मेरा लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैम P नॉट इज नॉट इज नॉट स्मॉलर देन, मेरा लिखा हुआ नजर आ रहा है? मेरा लिखा हुआ नजर आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ हम लिख रहे हैं म्यू बी, सॉरी म्यू रेडियल, आपने जो यूज किया है, ठीक है, रेडियल इज बेटर, बेटर तभी होगा ना जब ये आएगा कौन से मीन से? बेल्टेड, यानी बेल्टेड से म्यू रेडियल की एवरेज जो है वो बेहतर है, ये आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब आपकी पी वैल्यू क्या आई है? आपकी पी वैल्यू आई है 0. क्या आई है? 35। 976. नहीं, पी वैल्यू, 0.350। हाँ वो टी वैल्यू है, ठीक है, टी भी लिख लें आप, लेकिन असल में हमने पी को देखना होता है। और डिसीजन रूल यहाँ हम क्या लिखते हैं? रिजेक्ट एच नॉट इफ पी लेस देन अल्फा। यस मैम। ठीक है, अब आपका अल्फा कितना है? 0.025। चलो अल्फा के नीचे अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं 0.25 और 0.25 ये अल्फा आपका। अब मुझे बताओ पी कितना है? 0.35। क्या 0.35 लेस है इससे, 0.025 से? नो मैम। नहीं, इसका मतलब है, ये मैं 35 लिखने जा रही हूँ, बहुत क्लोज लिख लिया मैंने, तो यहाँ दरम्यान में जो साइन आएगा वो ये आएगा इज नॉट लेस देन, ठीक है। ये होता तो हम रिजेक्ट करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ वही स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, रिजेक्ट एच नॉट। अगर ये एग्जिस्ट करता जो हमारा इनइक्वालिटी है, लेकिन हमारी ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसकी उलट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है ना, वी डू नॉट रिजेक्ट। अब जो डू नॉट का मतलब क्या हुआ? कि वी एक्सेप्ट, ठीक है, किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? बताएं। एच नॉट को मैम। हाँ जी, एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है रेडियल टायर्स आर बेटर एज कंपेयर टू बेल्टेड टायर्स। Belted tire. हाँ, आपका ये कंक्लूजन आपके गिवन आंसर के साथ मैच करना चाहिए। जो आपका गिवन आंसर है वो भी यही कह रहा है आपको, ठीक है ना, उसका कोई भी आंसर हमारे से मैच नहीं हो रहा, लेकिन उसका कंक्लूजन हमारे कंक्लूजन से मैच हो रहा है। उसका कंक्लूजन भी क्या था? उसका भी था रेडियल टायर्स आर बेटर। उन्होंने, Better than हाँ, the उन्होंने tire. हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि रेडियल टायर्स आर बेटर। हमने अपना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है, लेकिन हमने भी यही कहा है रेडियल टायर्स आर बेटर। तो आपने रिजेक्ट एक्सेप्ट को नहीं देखना, असल चीज ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने इसका रिवर्स लिखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने आर की जगह पर क्या लिखा हुआ था? बुक वालों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बी, और बी की जगह क्या लिखा हुआ था? आर, ठीक है, और उसको उन्होंने कहा था ऐसी ग्रेटर देन के साइड कि बेल्टेड टायर्स आर बेटर देन रेडियल टायर्स। उन्होंने अगर इस तरह भी कहा था तो उसके केस में उनका ये रिजेक्ट हो गया, और एक्सेप्ट उन्होंने भी किसको किया? वही एक्सेप्ट किया जो हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, दैट रेडियल टायर्स आर बेटर। मेरा बताने का मकसद ये है कि हाइपोथेसिस आप जो मर्जी लिख लो, आपने अपनी पी वैल्यू देखनी है, पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करना है, और अपने हाइपोथेसिस को अगर रिजेक्ट कर दिया तो H1 की स्टेटमेंट को कंक्लूजन में डालना है, अगर H नॉट को एक्सेप्ट कर दिया तो H नॉट के बारे में जो स्टेटमेंट है उसको कंक्लूजन में डालना है। वो आपकी हमेशा जिस मर्जी मेथड से करो वो कंक्लूजन की स्टेटमेंट सेम रहेगी, ठीक है, तो उससे आपका ये मैच हो रहा है, इसलिए वरी नहीं करना आपने कि आपका, ठीक है बेटा, हमने ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ कंक्लूजन भी देखना होता है। Ma'am, और जी बेटा, स्टूडेंट्स को ऐड कर दे. एक लाइबा जहीरी है, वो ऐड हो रही है। लाइबा जहीर वो है जिसने पहले भी बहुत कम क्लासेस ली हैं, और आप सब बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो ये कि आप में से जिसकी भी क्लासेस कम हुई है ना अटेंड, या जिसको लगता है कि उसकी परसेंटेज कम है, अटेंडेंस परसेंटेज, वो अभी भी अपनी ये वीडियोस देखकर
उसके कमेंट्स में अपने लिखते, ठीक है, रोल नंबर को। तो मैंने ना लास्ट क्या पेपर से पहले तक आपका अटेंडेंस नहीं देखनी है। अटेंडेंस मैंने फाइनल तब कैलकुलेट करनी है जब आपका पेपर हो जाएगा। तब तक आप जितनी वीडियोस देख लोगे और जितनी बार कमेंट्स करोगे वो सब आपकी अटेंडेंस परसेंटेज पूरी हो जाएगी, यानी तकरीबन 5 भी हो सकती है सबकी। इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने कोई कंपल्सन नहीं रखी हुई कि आप आज की क्लास अभी लोगे और अभी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, वीडियो देखने का भी उतना ही फायदा होगा। आप उसमें अटेंडेंस लगाओ, मैं आपको कंसिडर कर लूंगी, ठीक है। लाइबा सही का एक्चुअली नेट सही नहीं है, इसलिए वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई, ज्वाइनिंग ही आ रहा है सिर्फ। जी बेटे। मैम एक्चुअली ना मैंने सारे कमेंट्स के अंदर ना अपनी अटेंडेंस मार्क की थी, वो शो भी हो रही थी, मगर मैंने ना अपना चैनल डिलीट किया, हाँ, हमने यूट्यूब बताया चैनल। था, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आप दोबारा कर लो। मैंने कहा ना, मैंने पेपर तक जो है ना वो चेक करनी है। आप दोबारा से कर लो और अपनी रोल नंबर डाल दो, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम कुछ रिवाइज कर लें। सबू, आपने कुछ पूछना है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जुमर, पूछिए। मैम जो आपने टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन करवाया था उसमें सबसे पहले तो हम वो इक्वेशन बनाते हैं ना y कैप वाली, फिर नेक्स्ट हम अल्फा और बीटा को 0 के इक्वल पुट करते हैं। बिल्कुल, 0 के इक्वल ही और पुट उसके करते बाद हैं। हम टेस्टिंग के 6 स्टेप लिखते हैं जिसमें नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 0, और फिर एक और नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, यानी कि 6 स्टेप हमने बीटा के लिए करने हैं और 6 स्टेप्स हमने अल्फा के लिए करने हैं, ठीक है। यस मैम। 6 मैम स्टेप उन समझ आ रही है स्टेप्स ना? में कौन ना, से 6 स्टेप्स? नल हाइपोथेसिस, यस सेकंड मैम, स्टेप अल्फा, फिर थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक। हाँ जी, ठीक है। और पूछें, आप क्या पूछ रही हैं? मैम इसमें ना जो अब स्टार्ट हो जाता है वो जब 0 के इक्वल पुट करने के बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ सिंगल मीन, तो उसमें पहले जो हमने क्वेश्चंस किए ना उसमें नहीं सिर्फ नहीं नहीं एक ही नहीं, वेरिएबल होता था। ओ नहीं नहीं, टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन तो नहीं ना आएगा। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बीटा इज इक्वल टू 0 ये आएगा, मीन का कोई जिक्र नहीं आएगा। मीन जो आपकी टेस्टिंग ऑफ मीन का प्रोसीजर है ना, उसमें म्यू इज इक्वल टू 0 ये हाइपोथेसिस होता है, μ1 इज इक्वल टू μ2 ये हाइपोथेसिस होता है। या जिस तरह हमने लिखा म्यू रेडियल ग्रेटर देन म्यू बेल्टेड बी, इस तरह से आ सकता है। यानी म्यू अगर आपका हाइपोथेसिस में होगा तो वो टेस्टिंग मीन की होगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस एच नॉट में बीटा इज इक्वल टू 0 है तो ये टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको टेस्टिंग ऑफ मीन नहीं कहेंगे, टेस्टिंग ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर हो गया सुमर? मैम मैम हाँ, हाँ यस पूछे मैम। आप। मैम इसमें ना सेकंड स्टेप होता है जिसमें एनालाइज पे जाते हैं, फिर कंपेयर मीन, फिर वन सैंपल टी टेस्ट। नहीं, ये बीटा के केस में नहीं करेंगे आप, ठीक है। बीटा के केस में नहीं करेंगे। अभी सबू, अब आपने वो जो क्वेश्चन खोला हुआ था ना, अभी वो दोबारा खोल दें ना, मैं दोबारा कर लेती हूँ। मैं शेयर कर लूँ कोई क्वेश्चन? चलिए मैं कर देती हूँ। मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ अपनी, ठीक है। और शेयर स्क्रीन करके मैं आपके सामने खोलती हूँ SPSS, ठीक है। और एक डेटा आपको डाल के बताती हूँ कि मीन की टेस्टिंग है तो उसे अपने एनालाइज में जाके कंपेयर मीन्स करना है, और अगर बीटा की टेस्टिंग है तो फिर आपने ऐसे नहीं करनी है। उसका प्रोसीजर जो है वो रिग्रेशन से ही आता है। तो ये SPSS खुल जाए। अच्छा, आप लोगों ने ना पेपर के ऊपर अपना पूरा पेपर सॉल्व करके उसकी पिक्चर्स खींच के फिर PDF बना के, तो आपने गूगल क्लासरूम में जहां से क्वेश्चन पेपर आएगा ना आपको, वहीं से आपने वहां ज्वाइन करना है। ऑब्जेक्ट, इससे पहले मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का दिया था ना, जो हमने क्विज किया है माइक्रोसॉफ्ट पे जाके किया था ना क्विज, मेरा ख्याल है मैं उसी पे देती हूँ। और जो पेपर है ना वो गूगल क्लासरूम में, जहाँ पे आप अपनी वो कर सकोगे, पेपर का आंसर शीट जो है अपलोड कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपके सामने एक फाइल खोली। अभी हम रिग्रेशन का कोई डेटा एंटर कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ताकि रिग्रेशन का ही कोई क्वेश्चन हम करना चाह रहे हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये एक फाइल बनी हुई है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है। ये दोनों कॉलम्स इसके मैं उड़ा देती हूँ। चलिए, ये आपके पास x है और y है। अब आपने क्या करना है, एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन्स में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आपका जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस क्या है, वो एच नॉट जो आपने लिखा है इसमें, अभी मैं आप बताई थी कि वो बीटा की टेस्टिंग करनी है हमने, ठीक है, यानी कि रिग्रेशन
कोफिशिएंट की टेस्टिंग। एच नॉट आपने ऐसे ही लिखना है, छोटा सा नॉट, और यहाँ लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी। अब इस हाइपोथेसिस के लिए ये पहले स्टेप का ज़ाहिर है, अब आपने इसका नल हाइपोथेसिस भी लिखा, इसका अल्टरनेटिव भी लिखा, फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप में अल्फा भी लिखा, थर्ड में आपने इसका टी टेस्ट लिखा, और फोर्थ स्टेप में आपने जाकर क्या करना है, एनालाइज में जाना है, कंप्यूटेशन का जो स्टेप है आपका, ठीक है, एनालाइज। ठीक, अब आपने रिग्रेशन में जाना है। कंपेयर मीन्स में तब जाना है जब आपका नल हाइपोथेसिस म्यू से रिलेवेंट होगा। ठीक है, ये रिग्रेशन कौन सा रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और उसी तरह से आपने y को डिपेंडेंट वेरिएबल में लिया, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लिया, और स्टैटिस्टिक्स में जाकर आपने एस्टिमेट्स को क्लिक किया। ठीक है, और मॉडल फिट को क्लिक कर दिया, और बस कंटिन्यू, इसमें कुछ भी और नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ से करना आपने। सेव तब कुछ कराना है जब आपको प्रिडिक्टेड वैल्यूज और वो करने को कहें कि एस्टिमेटेड प्रिडिक्टेड वैल्यूज करें और रेजिड्यूल्स कराएं, तो आपने सेव में जाकर अनस्टैंडर्डाइज में दोनों को, या कर ही लें आप, खुद से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान कुछ नहीं है इसका। दोनों को क्लिक करके कंटिन्यू करके वापस आके ओके कर दिया। अब आपके पास ये जो टेबल बने हैं, इस टेबल में आप देखिए कि कोफिशिएंट्स का टेबल जो नीचे चला गया है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, कोफिशिएंट्स के टेबल में आपने सबसे पहले तो ये दो वैल्यूज उठानी है। तो ये आपकी बीटा नॉट और बीटा 1 की है, या अल्फा बीटा की है। पहले वाली किसकी है, ऊपर वाली अल्फा की वैल्यू है, अल्फा का एस्टिमेट जिसे हम ए कह रहे हैं, और बीटा का एस्टिमेट क्या है जिसे हम बी कह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एस्टिमेट्स हैं। ठीक, अब उसके बाद आपने देखना है, ये टेस्टिंग है एक्चुअली, ये जो आपका बल्कि इतना नहीं, सॉरी, ये दो कॉलम्स याद है हम क्या लेते हैं, मैं इसको रब करती हूँ, सही नहीं बना। आपने जो पिछले वाले भी हमने क्वेश्चन देखे, अभी जो डिस्कस कर रहे थे रेडियल टाइप्स में, तो दो ही आंसर मेन होते हैं आपके, टी और पी का। ठीक है, पहला कॉलम आपका टी का है और दूसरा कॉलम आपका जो सिग्निफिकेंट लिखा होता है वो आपका पी का होता है। इन दो वैल्यूज को चेक करना है। अब आपका बीटा इज इक्वल टू 0 के लिए आपने जो यूज करना है वो 0.04 को यूज करना है। अगर आपका हाइपोथेसिस अल्फा पे बेस कर रहा होता, नल हाइपोथेसिस अल्फा इज इक्वल टू 0 होता, तो फिर पी वैल्यू किसको लेनी थी आपने, वो बताएं कौन सी लेनी थी, 0.195। हाँ जी, 0.195। हाँ जी, ये वाली वैल्यू ले लेनी थी। इसके जैसे सारे स्टेप्स करने के बाद जब इसका कंप्यूटेशन करते तो उसमें आपने पी की वैल्यू को यहाँ से पिक करना था, इसमें पी की वैल्यू को ये वाला पिक कर लिया। ठीक है, ये वाला इसका पी की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो 195 जो है वो इसकी। आपने एक्स्ट्रा कोई स्टेप नहीं करने हैं। ठीक है, कंपेयर मीन्स में कब जाना है, जब आपका हाइपोथेसिस इसके अलावा क्या होता, उसका डेटा ज़्यादा डिफरेंट होगा, वो तो एवरेज वैल्यूज होंगी जिसमें हाइपोथेसिस म्यू अगेंस्ट एनी स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, यानी कि म्यू नॉट कुछ भी हो सकता है, 55, 7, 5, 3 कुछ भी आ सकता है, इसको म्यू नॉट करिए, यानी एनी स्पेसिफाइड वैल्यू। ये भी आपका हाइपोथेसिस हो सकता है फॉर सिंगल डेटा, आपके पास सिर्फ एक्स का डेटा दिया जाए। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, दूसरा डेटा हो सकता है आपका कि μ1 इज इक्वल टू μ2। और तीसरा क्या हो सकता है, हमने 3 तरह की मीन्स की टेस्टिंग की है। ठीक है, तीसरी क्या हो सकती है, उसमें बिफोर और आफ्टर। ठीक है, μ1 इज इक्वल टू, उसको 1 2 नहीं लिखना, उसको बिफोर और आफ्टर ही लिख लेना है, या रेडियल और बेल्टेड जिस तरह हमने लिखा था। ठीक है, उसको यानी किसी नोटेशन से शो करते हैं। ठीक है, हमने रेडियल लिखा था तो उसी तरह से हम यहाँ रेडियल लिखेंगे, इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर लिखना है ग्रेटर लिख लें, लेकिन बहरहाल स्टेटमेंट में लिखा होगा, अगर कुछ ना लिखा हो तो हमने उसको इक्वल टू के साइन के साथ लिख देना है। तो ये 3 आपके जो ये वाले हाइपोथेसिस हैं, ये वाले आपने किससे अटेम्प्ट करने हैं, ये कंपेयर मीन्स में जाके, लेकिन डेटा आपका उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अभी हमने जो डेटा एंटर किया हुआ है और एक्स वाई का एंटर किया हुआ है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 2 ही इस वक्त बन रही हैं टेस्टिंग के प्रोसीजर्स, एक है बीटा की टेस्टिंग बन रही है और एक ही अल्फा की। ये वाली टेस्टिंग जो है वो इस पे अप्लाई इस डेटा के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, और कोई बात पूछनी है इस क्वेश्चन में? मैम एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने लिखे हैं ना अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू 0, जी इसके जी, बाद जब इनके आगे फर्दर स्टेप्स करते हैं तो वो एक बार बता दें, उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि उनके स्टेप्स कैसे करने आगे। अच्छा चले ठीक है, पहले बताती हूँ आपको।
इसको हम यहाँ से करते हैं, क्लियर कर दूं मैं पहले पूरा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखते हैं हम H0, पहले नल हाइपोथेसिस, हाँ H0 लिखेंगे। H इसको मैं पूरा वर्ड लिख देती हूँ, बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0, और दूसरा H1 लिखेंगे। H1 में क्या लिखेंगे? बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ जी, बीटा, इसको नॉट इक्वल टू को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ओहो ये कोलन डालना था, मैंने गलत लिख दिया। कोलन है, ठीक है। और ये बीटा को पूरा बीटा लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है वो हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू 0.05, ठीक है, 0.05। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या लिखेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, टी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, टी टेस्ट लिख देते हैं, टी टेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला कंप्यूटेशन, टेस्ट का भी टी शुड बी कैपिटल, इसको टी ऐसे पूरा लिखते हैं, और अल्फा में भी चलो ए को कैपिटल लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप की ऐसे लिख देती हूँ, फोर्थ स्टेप है, ठीक है। फोर्थ स्टेप की क्या हेडिंग